नमस्कार। आज मैं मैरी स्लेड और गांधी के बारे में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। मैरी स्लेड को हम मीरा के नाम से जानते हैं। 1925 में एक दुबली पतली ऊंची पूरी प्यारी सी लड़की हिंदुस्तान की धरती पर उतरती है, जो एक नौसैनिक अधिकारी की बेटी है, जो कभी घुड़सवारी किया करती थी, पियानो बजाती थी और पार्टियों में जाती थी, डांस किया करती थी। वो लड़की गांधी से प्रभावित होकर भारत की धरती पर आती है। और यहाँ थोड़ा सा मैं पीछे का भी बताना चाहती हूँ हिस्सा, कि जो मैरी स्लेड थी वो बीथोवन के संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इसी सिलसिले में वे रोमारोला से मिलने गई थी, क्योंकि रोमारोला ने बीथोवन पर एक किताब तैयार की थी। और जब वे उनसे रोमारोला से बात कर रही थी, तब उनको पता चला कि वे इन दिनों गांधी पर एक किताब बना रहे हैं। तो उनको लगा था कि ये किताब आने पर वे ज़रूर पढ़ेंगी। और चूंकि रोमारोला ने गांधी को ईसा मसीह के समकक्ष खड़ा किया था, और जब किताब को मीरा ने पढ़ा था, मैरी स्लेड ने पढ़ा था, मीरा तो वे बाद में बनी थी, तो उनको लगा कि गांधी से ज़रूर अब मिलना चाहिए। और जो उनके अंदर से जो आवाज़ आ रही थी कि शायद मेरा जीवन वही है जहां मुझे जाना चाहिए। और वे गांधी को चिट्ठी लिखती हैं, कुछ हाथ से बुना हुआ ऊन का वे भेजती भी हैं। गांधी ने फिर उनको जवाब दिया था कि तुम्हारी सामग्री बहुत उम्दा है और तुम कभी भी आ सकती हो। और जब मीरा हिंदुस्तान की धरती पर आती हैं, रात को अहमदाबाद की ट्रेन से उतर के वे आश्रम की ओर रवाना होती हैं। और गांधी से यहीं उनका जो परिचय होता है, वो गांधी के पैर छूती हैं और बेटी की तरह गांधी उनको अपना आशीष देते हैं, स्नेह देते हैं। उसके बाद में फिर मैरी स्लेड ने को मीरा के नाम से गांधी ने संबोधित किया है और उन्होंने बहुत काम किया है। वे सफाई करती थीं, वे कपड़े साफ करती थीं, वे भोजन बनाती थीं और गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती थीं। वे एक स्वाभिमानी लड़की थी। वे जिस काम को हाथ में लेती थी उसको अक्षरशः पूरा करती थी। काम में अनुशासन उन्हें बहुत पसंद था, काम में निष्ठा उन्हें बहुत पसंद थी, काम में प्रेम उनको बहुत पसंद था। और इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होकर गांधी उन्हें अपने साथ जो सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, वहाँ लेकर गए थे। और मीरा ने देखा कि जब शिप पे बहुत सारा सामान गांधी को दिखता है, तो गांधी नाराज़ हो जाते हैं कि ये इतना सारा सामान। तब किसी ने उनसे कहा कि ये सब आपकी सुविधा के लिए है बापू। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इतने सामान की ज़रूरत नहीं है। और तब मीरा को आश्चर्य हुआ था कि गांधी ने वो सारा सामान फिर से रवाना कर दिया और बिल्कुल कम सामान और उसके साथ उन्होंने इस जर्नी को पूरा किया। तब की एक फ़ोटो है, अगर आप लोगों ने देखी होगी, कि गांधी डेक के ऊपर अपना काम कर रहे हैं और तमाम लोग अपना काम कर रहे हैं और मीरा ऐसे अपने हाथ का सिरहाना बना के लेटी हुई है। मतलब वो फ़ोटो देख के आपको मीरा का सम्मान अपने दिल में पैदा हो जाता है, अपने आप पैदा हो जाता है कि एक इतने बड़े ऑफिसर की बेटी गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एक इतना सादा और सरल जीवन बिताने को अपनी मर्जी से राजी होती है। और वो कितने आराम से और सुकून से गांधी की छाया में लेटी हुई है। और जब लंदन की धरती पर वे खादी की साड़ी में अपना पैर रखती हैं, तब किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि क्या वे हिंदू हो गई हैं। तब उन्होंने कहा था कि अभी तक मेरे दिल में ईसा मसीह थे, लेकिन अब मेरे दिल में गांधी हैं। और अपनी इच्छा से वे खादी की साड़ी पहनकर पूरे समय लंदन में गांधी के साथ हर गोष्ठी में, हर वार्ता में, हर कॉन्फ्रेंस में गईं। और एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि यही सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस था जिसमें अंबेडकर का भाषण गांधी ने सुना था। उस पर हम कभी और दिन चर्चा करेंगे। और तब गांधी को लगा था कि आने वाला हिंदुस्तान कितनी ज़्यादा समस्याओं से सामना करेगा। और इसीलिए गांधी शायद हम सबको तैयार करना चाहते थे कि हम गांधी से उन सब बातों को गहराई से समझें जिसे हम नज़रअंदाज करते थे, हमारे पॉलिटिशियंस ने नज़रअंदाज किया। और यही वजह है कि हम राजनीतिक आज़ादी तो प्राप्त कर पाए, पर सामाजिक असमानता पर जो अंबेडकर और गांधी का डिबेट है वो भी हम सबको समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये सब बड़े लोग थे और मीरा बहन ने भी इस पर शायद गांधी से बात की होगी, पर मैं अभी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ। मैं सिर्फ अभी मीरा तक ही सीमित रहना चाहती हूँ। और जब वे वहाँ से वापस लौटते हैं तो फिर गांधी ने उन्हें सेवाग्राम, वर्धा में एक छोटा सा गाँव था, शे गाँव जिसे कहते हैं, वहीं पर आश्रम बनाने की जिम्मेदारी महादेव देसाई को कहा कि मीरा को सौंपी जाए। और महादेव देसाई
देसाई के जो पत्रों से और तमाम कागज़ों से पता चलता है कि मीरा ने बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से उस आश्रम को बनाया। उस आश्रम से कुछ दूरी पर उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई थी। और गांधी जब आश्रम में गए और उसके बाद में मीरा को एक पृथ्वीराज करके जो व्यक्ति थे उनसे प्रेम हो गया था। और गांधी ये सब देख रहे थे, चिट्ठियों में भी देख रहे थे, लिखते थे, आदान प्रदान भी होता था। पर गांधी थोड़े से स्तब्ध थे कि क्योंकि शायद गांधी बहुत आगे का देखने वाले व्यक्ति भी थे। क्योंकि जब हम और गांधी की बातचीत आगे बढ़ाएंगे तो गांधी को अपनी मौत का भी पूर्वाभास हो गया था। तो गांधी को मीरा के इस रिश्ते से भी एक पूर्वाभास हो गया था कि ये रिश्ता अगर टूटा तो मीरा अवसाद में चली जाएंगी। और बिल्कुल गांधी का यकीन सही निकला कि पृथ्वीराज ने किसी और गुजराती लड़की से शादी कर ली और मीरा अकेली रह गई। लेकिन फिर वे ऋषिकेश शिफ्ट हुई और धीरे धीरे उनका अवसाद ख़त्म होता गया। वे फिर उस संगीत से गुजरने लगी, क्योंकि उनको चिड़ियों की आवाज़, पक्षियों की सारी आवाज़, तितली से भी उनको संगीत का झरना दिखाई देता था, सुनाई देता था। वे चूहों को प्यार करती थी, वे नदियों की जो कलकल बहने की आवाज़ थी उससे प्यार करती थी। और शायद वो बीथावेन का जो संगीत उनकी आत्मा में हमेशा के लिए था वह फिर से जीवित हो चुका था। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था। और जैसा कि हम जानते हैं 1948 में गांधी की मृत्यु हो गई थी। ऋषिकेश से मीरा जाती भी हैं, लेकिन अब उन्हें लगा था कि अब गांधी नहीं है और उनको भीड़ भरा शहर दिल्ली लगा। और उनको जब एक तांबे का कलश दिया जाता है जिसमें गांधी की भस्म थी, वे ऋषिकेश के जंगलों में उसे उड़ा देती हैं। और तब वे लिखती हैं अपनी राइटिंग्स में कि प्रकृति बड़ी खूबसूरत है क्योंकि इसमें किसी की भी मृत्यु नहीं होती। और ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। और जब मैं मीरा को इस तरह से पढ़ रही थी तो मुझे रूसो भी याद आए, जिन्होंने कहा था कि पुनः प्रकृति की ओर लौट चलो, क्योंकि वही हमें आनंद दे सकते हैं। और यहीं से मीरा ने गांधी की मौत के बाद, चूँकि पंडित नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे, कई चिट्ठियाँ लिखी हैं मीरा ने कि बड़े बड़े बांध क्यों बनाए जा रहे हैं, इससे हमारे जो लोग होंगे, किसान होंगे, वे विस्थापित होंगे, उनके जीवन में समस्याएं पैदा होंगी। और सोचिए आप कि इस मिशन को बाद में मेघा पाटकर जी ने आगे बढ़ाया है। तो मीरा बहुत सोचने वाली, दूरदर्शी महिला थी। और अंततः फिर उन्होंने भारत को हमेशा के लिए विदा कर दिया था और वे वियना चली गई। जो संगीत उन्हें बुला रहा था, बीथावेन का संगीत, वे वहीं चली गई। और जैसा कि जब रिचर्ड एटनबरो ने गांधी पर फिल्म बनाई तो उन्होंने उनसे मुलाकात की थी मीरा से, मेरी स्लेट से। तब कई पत्रों का उन्होंने आदान प्रदान किया। और एटनबरो लिखते हैं कि मीरा गांधी से अंत तक प्रेम करती थी, श्रद्धा करती थी। और फिर जब कुछ फिल्मों के अंश उन्होंने मेरी स्लेट तक पहुंचाए, मीरा तक पहुंचाए, तब उन्होंने ये कहा था कि जो तुम्हारी हीरोइन है, जिसमें मीरा का उन्होंने पार्ट अदा किया है, जेराल्डीन जेम्स मीरा बनी है, वह तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये मीरा की ग्रेटनेस थी। आमतौर पर स्त्रियां एक दूसरे की सुंदरता से तारीफ़ नहीं करती हैं, लेकिन मेरी स्लेट की हाइट देखिए, ये गांधी के लोग थे, गांधी के साथ रहने वाले लोग थे। दूसरों की अच्छाइयों से किस तरह से प्रेम करना चाहिए, दूसरों की ताकत जो है, अच्छी ताकत जो होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उससे प्रेम करना चाहिए। और फिर मीरा ने शायद 1982 में इस शरीर को विदा कर दिया। लेकिन उनकी आत्मा बीथावेन के संगीत में ही नहीं समाई, बल्कि गांधी के साथ भी समाहित हो चुकी थी। और इसका जिक्र हमें रोमारोला की उस चिट्ठी से भी मिलता है कि जब गांधी रोमारोला से मिले थे यूरोप में, तो गांधी ने ये इच्छा प्रकट की थी कि वे बीथावेन का संगीत सुनना चाहते हैं। और शायद ये मीरा के प्रति गांधी का स्नेह था, प्रेम था। ये बहुत बड़े लोग थे गांधी के साथ, जितने भी लोग थे, चाहे वो मेरी स्लेट हो, सोंजा हो, मिली हो। मेरा उद्देश्य है मैं इन तमाम महिलाओं को अपना सम्मान दूं। और आप सबको भी मैं चाहती हूं कि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा काम किया है बड़े मिशन के लिए, कितना त्याग किया है, हम सबको
इतिहास पे नज़र डालनी चाहिए, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और चूँकि मैं आप तक पहुँची हूँ, ये भी मुझे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसकी वजह से हुआ है। तो डॉक्टर अंशु केडिया, मैं आपको भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और ख़ास तौर पे जो उनकी डॉटर है मिस निक्कू केडिया, आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ। और आपने इस टेक्नोलॉजी से मुझे सबसे जोड़ने का जो जिम्मा उठाया है। गॉड ब्लेस निक्कू, थैंक यू।